तो वी वर डूइंग कि भाई आरबीआई अल्टीमेटली क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो वी वर टू स्टार्ट विद दिस, आई सपोज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मान लीजिए कि हमें कभी भी फॉरेन एक्सचेंज की, डॉलर की, सो कॉल्ड यूरो की, किसी भी फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, तो अल्टीमेटली घर में एप्सन के प्रिंटर पे छापने की गलती मत करिएगा, सरकार छाप देगी आपको कायदे से। तो आप क्या करेंगे, आप किसी कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। कमर्शियल बैंक के पास पैसे होंगे, फॉरेन करेंसी होगी तो झटपट आपको दे देंगे। जनरली होती है उनके पास, उनको पता है कि उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है, तो वो उतना पैसा अपने पास एट ऑल टाइम फॉरेन करेंसी रखते हैं। बाई चांस इफ दे डोंट हैव, दे विल टेक मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स एंड गेट इट अरेंज्ड फ्रॉम द नियर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस और सब ऑफिस बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो प्रयागराज के, लखनऊ के लिए तो इटसेल्फ कानपुर से ही फॉरेन करेंसी चली आती है। सर बाई चांस मान लीजिए वहां पे भी ना हो, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, नहीं होगा अगर उनके पास भी, तो वो हेड ऑफिस से मंगवा लेंगे। अच्छा सर मान लीजिए उनके पास भी ना हो, अरे भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो अगर बाई चांस ना हो तो फिर वह बैंक कहेगा भाई 15 दिन वेट करो, वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फेडरल रिजर्व सिस्टम से हमारे रुपये के बदले हमको डॉलर दे दे। ये जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका ज्ञान दूंगा आगे का। ओके, तो सारे के सारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस जितने भी होंगे चिल्ड्रन, दे ऑल आर रूटेड थ्रू व्हाट? सेंट्रल बैंक। तो अगर मान लीजिए आप विदेश यात्रा पे जाते हैं और आपने सो कॉल्ड फॉरेन करेंसी की नीड क्रिएट की, तो आपको अपना पैन और आधार देना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ मनी यू विश टू एक्सचेंज। देन एंड देयर आपकी डेटाबेस सो कॉल्ड आरबीआई के पास पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि आरबीआई जानना चाहता है कि कौन पर्सन विदेश यात्रा कर रहा है, कौन बाहर से आया। लॉजिक समझ में आ गया? बट आजकल बैंक्स क्या करने लग गए बच्चों, दे आर गिविंग यू व्हाट इज नोन एज फॉरेक्स कार्ड। ये फॉरेक्स कार्ड क्या काम करता है सर? मान लीजिए इस फॉरेक्स कार्ड के अंदर आपने रुपी में 2 लाख रुपए लोड करवा लिया, यू वेंट टू यूएस और वहां पे आपने शॉपिंग की, तो आप स्क्रैच कर सकते हैं उसको या एटीएम कार्ड से डॉलर निकाल सकते हैं। सर इसमें फायदा क्या होगा? जब फॉरेन करेंसी आप बाजार में एक्सचेंज करते हैं किसी बैंक से, तो मान लीजिए डॉलर का रेट 83 रुपी 92 पैसा है, व्हाट इट क्लियर, कम से कम 4 से 5% कमीशन वो एक्सचेंज ग्रुप आपसे ले लेगा, जैसे वेस्टर्न यूनियन वगैरह इस तरह के हो गए। लॉजिक समझ में आ गया? बैंक से भी अगर आप करेंसी एक्सचेंज करेंगे ना, बैंक भी 3-4% ले लेगा आपसे। बट इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, फॉरेक्स कार्ड में आपका अमाउंट लोड कर दिया इन्होंने। कुछ बैंक्स हैं वो चार्जेस काट लेते हैं फॉरेक्स कार्ड पे भी, बट कुछ बैंक्स हैं वो चार्जेस नहीं काटते। आप यूएस में यूज करेंगे, जो डॉलर का कन्वर्जन रेट होगा सिर्फ उतना ही पैसा कटेगा, प्लस कैरी करने का झंझट कुछ भी नहीं। सर मान लीजिए खो गया, तो एटीएम का पिन कोड जैसे आपको पता होता है, इसका पिन भी आप ही को पता होगा। प्लस इट इज कनेक्टेड विद योर बैंक अकाउंट, तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग से इस कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। कार्ड में कोई बटन नहीं होता है, तो आप लॉग इन करेंगे, आप ऑफ कर देंगे तो कार्ड कहीं एक्सेसिबल होगा ही नहीं। समझ में आ गया? अब मान लीजिए आप यूएस 15 दिन घूमे, वहां पे आपने इंडियन रुपये में 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिया, बचा 50,000। अब वहां से आप थाईलैंड चले आए, वहां की करेंसी है बाट, वॉट इट क्लियर, अब वहां पे इसको यूज करेंगे तो ये बाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बट अगेन ऐसा नहीं कि ये सो कॉल्ड दुनिया में कहीं चल जाएगा, नो no. कुछ कंट्रीज के साथ टाइप होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एचडीएफसी है तो 76 करेंसीज टाइड अप है चिल्ड्रन। हाउ मेनी? तो 76 कंट्रीज में आप इसको यूज कर सकते हैं और जो पैसा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब फॉरेन एक्सचेंज कैरी करना आर द टॉक्स ऑफ ओल्ड डेज, अब इंसान ये फॉरेक्स कार्ड लेके ही चलता है। प्लस और जो एडवांस बैंक्स हैं उसमें फॉरेक्स कार्ड की भी जरूरत नहीं है, आप इसी कार्ड को अपने एप्लीकेशन पे ऐड करवा लीजिए। समझ में आ गया? तो डिजिटली जैसे क्यूआर स्कैन करते हैं, आप वहां पे क्यूआर स्कैन करेंगे तो आपका यहाँ पैसा रुपये में कन्वर्ट होके वहां डॉलर में चला जाएगा। तो इसीलिए इतना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चल रहे हैं, सऊदी अरेबिया में भी चलने लग गया अपना रुपी, ताकि ये जो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से फायदा नुकसान होता है ये एटलीस्ट कम हो जाए। समझ में आ गई बात? तो डेज वर देयर जहां पे इंडिया के बाहर नेपाल में ही बस इंडियन रुपी चलता था, बट अब आप पूरे सऊदी अरेबिया में चल रहे हैं, फ्रीली इंडियन रुपी को यूज कर सकते हैं जैसे अपने मोहल्ले में यूज करते हैं। आने वाले टाइम में हमारे रशिया के साथ भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं। अमेरिका अभी थोड़ा दादागिरी कर रहा है तो वो मान नहीं रहा हमारी बात, कह रहे नहीं अपने डॉलर ही चलाएंगे। ओके, और ये बात बहुत पहले, बहुत जमाने पहले, 10-15-20 साल पहले यू कैन से, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोली थी, जो सो कॉल्ड किस जमाने में बीजेपी के लीडर और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो उन्होंने बोला था कि जितनी सार्क नेशंस हैं, अगर इनकी करेंसी कॉमन हो जाए
तो एटलीस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से जो नुकसान और फायदा होता है ये खत्म हो जाएगा, बट नो कंट्री वाज विलिंग टू डू दिस। चलिए खैर, हाँ यस। वहां पे तो ओटीपी होता नहीं, तो पैसा कैसे? कहाँ ओटीपी नहीं होता? तो यूएस में नहीं, ओटीपी नहीं होता, बट पैसा तो हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा, तो ओटीपी हमारा बैंक भेजेगा। एक्चुअली यूएस में ओटीपी नहीं होता ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ओटीपी नहीं होता है। उसका रीजन है क्योंकि कंपनीज को, बैंक्स को सर्वर्स यूएस में भी लगाने पड़ेंगे फिर, और उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए आपने पीवीआर का टिकट खरीदा, अब आपको पेमेंट करना है गूगल पे से, तो गूगल ने अपना सर्वर इंडिया के अंदर लगाया, पीवीआर भी इंडिया के अंदर है और आप भी इंडिया के अंदर हो, तो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल। यूएस वगैरह में फिर एक सर्वर लगाना पड़ेगा इंडिया में और दोनों को लिंक करना पड़ेगा। ओके, और अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है तो ओटीपी जाने में टाइम लगेगा आपको वहां पे, इसलिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ओटीपी नहीं आती। और ये जो फ्रॉड करते हैं पैसे का इस तरह से ओटीपी बेस्ड बिजनेस में, ये इसीलिए इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाके शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ओटीपी आएगी नहीं, आपको हवा ही लगेगी कब पैसा निकल गया आपके बैंक अकाउंट से। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप डिजिटल बैंकिंग करें, आप सारे चैनल्स ब्लॉक कर दें। समझ में आ गई बात? सेकेंड एडवांटेज चिल्ड्रन, ट्राइज टू मेंटेन स्टेबिलिटी। सर कैसे स्टेबिलिटी होगी? मान लीजिए कि भाई आज 85 रुपी इक्वल्स टू $1 है। हाउ मच? 85 रुपी इक्वल्स टू $1। अब अगर हमारी कंट्री में चिल्ड्रन इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम, तो वी आर अ डेटर कंट्री, हमें पैसे देने हैं। हमने यूएस से मान लीजिए 2 लाख करोड़ का इंपोर्ट किया और 1.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो 50,000 करोड़ डॉलर्स हमें यूएस को देने पड़ेंगे। तो हम डॉलर अपने घर में तो छापेंगे नहीं, ना भारत सरकार छापेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगी 50,000 करोड़ डॉलर मांगने फेडरल रिजर्व सिस्टम के पास। क्यों? क्योंकि हमारे आपके जैसे लोगों ने ढेर सारा इंपोर्ट किया हुआ है, पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे है नहीं। हम जाएंगे बैंक के पास, बैंक को कहेंगे रुपी ले लो और बदले में डॉलर दे दो। बैंक कहेगा भाई रुपी लेके डॉलर क्यों दे दें आपको? तो व्हील से कि हमने यूएस से इंपोर्ट किया है, हमको यूएस एक्सपोर्टर को पैसा देना है। तो बैंक कहेगा भाई रुपी दे जाओ, अभी डॉलर है नहीं, कम आफ्टर 5 डेज। बैंक वो रुपी, कमर्शियल बैंक आरबीआई को देगा, आरबीआई वो रुपी लेकर जाएगा फेडरल रिजर्व सिस्टम के पास थ्रू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ कोलेशन एजेंसी बिटवीन अस, व्हाट इट क्लियर। वहां पे वर्ल्ड बैंक के भरोसे पे फेडरल रिजर्व सिस्टम हमसे क्या कहेगा, भाई 50,000 करोड़ डॉलर आपको चाहिए, 50,000 करोड़ डॉलर। कल तक तो $1.85 का था, अब हमारी गरज, नीड ज्यादा है, यूएस रंग दिखाने लग गया, कम से कम 87 रुपीज दो तो $1 देंगे तुमको। तो डॉलर का प्राइस बढ़ गया, डॉलर महंगा मिल गया। हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारा आरबीआई सो कॉल्ड गवर्नमेंट को बोलेगा भाई किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजो, तो कुछ पैसा विदेश से हिंदुस्तान के अंदर आए, वहां जाके थोड़े बड़े बड़े सो कॉल्ड प्लान समझाएं। तो कुंभ मेले के बारे में मोदी जी बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया बोला है, प्रयागराज सिटी में भाई एयर शो होने वाला है, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोला है, इतना अट्रैक्ट करा है कि वहां से काफी लोग इंडिया कुंभ मेले के दर्शन के लिए चले आए। क्या वो वहां से खाली हाथ कटोरा लेके चले आएंगे? नो, दे विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ डॉलर्स। जब वो डॉलर्स इंडिया में आएंगे तो डॉलर आरबीआई के पास जाएगा। तो अब आरबीआई के पास जब ये डॉलर आए, तो इन दैट केस ढेर सारे अमेरिकन अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं। एक्सचेंज रेट 85 से बढ़ के कितना हो गया था? 87। अब जब अमेरिकन इंडिया आए, एयरपोर्ट पे लैंड किए, एक्सचेंज करने गए, आरबीआई के इकोनॉमिस्ट ने बता दिया कि ये जो डॉलर लेके आ रहे हैं इनको 70 रुपए से ऊपर मत देना $1 के बदले में। क्यों? क्योंकि आने वाले साल 2 साल के अंदर भी कोई भी हिंदुस्तानी यूएस नहीं जाने वाला। तो आपने अगर 87 या 85 में डॉलर ले लिया, आगे आप इंडियंस को बेच नहीं पाओगे। नहीं समझे बात को? आपके पापा एक रियल एस्टेट खरीदने जा रहे हैं जो 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ढेर सारे लोग उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते थे, तो वो 8 करोड़ 70 लाख की हो गई। बट ये तब हुआ जब प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। अब कॉलोनाइजर्स आपके पापा के पीछे पड़े, खरीद लीजिए भाई साहब, खरीद लीजिए खरीद लीजिए खरीद लीजिए। ढेर सारे कॉलोनाइजर्स थे एंड दे विश टू सेल देयर प्रॉपर्टी। तो अब उनकी नीड ज्यादा है बट आपके पापा को प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, तो पापा कहेंगे 7 करोड़ में देनी है तो बात करो।
खोपड़े में बात गई। तो ये भी डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है। तो अब आरबीआई की इकोनॉमिस्ट टीम ने एक्सचेंज बैंक्स को बोल दिया कि भाई आप डॉलर को बहुत ज्यादा प्राइस में मत लीजिएगा। तो जितने अमेरिकन इंडिया आ रहे हैं वो अपने डॉलर्स जब आरबीआई को या एक्सचेंज सिस्टम को देंगे तो हम बदले में कितना देंगे उनको, 70। और कल को जब फिर इंडियंस को पेमेंट करना होगा फॉरेनर्स को, वो आरबीआई के पास डॉलर लेने जाएंगे। आरबीआई कहेगा हमारे पास तो इतना डॉलर पड़ा हुआ है, मोह माया के चक्कर में नहीं फंसते, 72 रुपीज में वो हम इंडियंस को डॉलर्स दे देंगे। तो अगर आरबीआई के पास डॉलर नहीं होगा तो डॉलर प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि हमको खरीदना पड़ेगा। तो यहां पे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आरबीआई की गुल्लक में 2 लाख डॉलर्स आर ऑलरेडी केप्ट देयर, 2 लाख डॉलर्स आर केप्ट देयर। मार्केट में कल तक एक्सचेंज रेट 85 था, आज अचानक से बढ़ के 87 हो गया। अब आरबीआई कह रहा है कि ये 87 रुपीज अगर डॉलर प्राइस बढ़ गया तो हर चीज जो यूएस से आएगी वो इंडियंस को महंगी मिलेगी कि सस्ती मिलेगी। कैसे? $1000 का कोई एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है, सॉरी इक्विपमेंट है, अगर 85 रुपी डॉलर प्राइस है तो दिस इक्विपमेंट विल कॉस्ट अस हाउ मच, 85,000। और अगर डॉलर प्राइस 87 हो गया तो बेचारे किसान को ये सामान कितने का मिलेगा, 87। और आरबीआई नहीं चाहता कि किसान को महंगा सामान मिले, तो वो अपने खजाने से डॉलर सो कॉल्ड 84 रुपीज में देने स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो जब भी मार्केट में डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, आरबीआई के पास अगर डॉलर्स होंगे तो वो आपको डॉलर्स दे देंगे। गॉट इट क्लियर? और वो कोशिश करेंगे कि जितने में उन्होंने डॉलर लिया था एक अमेरिकन से व्हेन दे लैंडेड इन इंडिया, उसी प्राइस से या उससे थोड़ा कम में भी अगर दे सकते हैं तो दे देंगे, क्योंकि बोलते हैं ना आरबीआई इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी, बट जनरली कम में नहीं देते हैं। दूसरा तरीका जो बैंकिंग सिस्टम के बाहर का है, इंडिया में वो सारे के सारे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज स्टार्ट कर दिए जाएं जिन चीजों को हम फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, ना हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी ना हमें डॉलर देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? थर्ड पॉइंट, एनफोर्सेस एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस। आरबीआई ने लिमिट लगा दी, मैक्सिमम $10,000 से ऊपर का सामान कोई खरीद ही नहीं सकता। तो जब इन्होंने लिमिट लगा दी है, आप चाह के भी क्या इंपोर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। समझ गए? नेक्स्ट फंक्शन सब लोग लिखें अपनी कॉपी में, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका क्या मतलब होता है? देयर इज अ बैंक नेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनके डिपॉजिटर्स टाइम से पहले पैसा लेने चले आए, डिपॉजिटर्स ने 4-4 5-5 साल का एफडीआर करवाया था। एसबीआई सोचा था 4-5 साल बाद ही पैसा लेने आएंगे लोग, बट पैसा लेने लोग पहले चले गए। अब इनके पास पैसा था ही नहीं, कैश रिजर्व इनके पास सफिशिएंट था ही नहीं। क्या करेगा एसबीआई? एसबीआई वेंट टू पंजाब नेशनल बैंक, दे सेड वी डोंट हैव मनी। वेंट टू कैनरा बैंक, दे सेड आई डोंट हैव मनी। वेंट टू इंडियन बैंक, दे सेड वी डोंट हैव मनी। वेंट टू एचडीएफसी, वेंट टू आईडीबीआई, वेंट टू आईसीआईसीआई, सब कंगाल फक्कड़ थे, पैसा नहीं है हमारे पास। क्या करेगा बेचारा एसबीआई? एट लास्ट आरबीआई के पास जाएगा, कहेगा हमारे जो डिपॉजिटर्स थे उन्होंने एफडी वगैरह करवाई हुई थी, बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखा था, आपके कथन अनुसार 4.5% का सीआरआर और 18% का एसएलआर भी मेंटेन कर रहे थे। पता नहीं मनूस 99% लोग पैसा ही टाइम से पहले वापस मांगने चले आए। हमारे पास पैसा तो है नहीं, हमने तो लैंड किया हुआ सब पैसा। लैंडर्स को फोन आओ पैसा तो वापस, ऐसा थोड़ा होता है। तो अब अगर पैसे की जरूरत पड़ती है दूसरे बैंक से आप मांगेंगे पहले, अगर इनके पास होगा तो आप इनसे बोरो कर लेंगे। और बोरो करते टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है बच्चों, उसको बोलते हैं इंटर बैंक रेट। व्हाट? अमंग द बैंक्स ओनली। इंटर ये नहीं कि 12th का सिलेबस में इंटर हो गया, इंटर बैंक मतलब अमंग आवरसेल्व्स। बट अगर नहीं है बैंक से पास पैसा तो अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू कम फॉर अल्टीमेट लास्ट हेल्प? आरबीआई। गॉट इट क्लियर? बहुत मजेदार पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। मूविंग अहेड, नेक्स्ट चिल्ड्रन, क्लियरिंग हाउस एंड ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स। बहुत मजेदार पॉइंट है, इसके लिए हरकत थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। पहले आप इस हेडिंग को लिखें बच्चों कि क्लियरिंग हाउस काम कैसे करता है। जैसे पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने बोला तो सर सिस्टम पे चढ़ाना ही तो है, कौन पैसा फिजिकली मूव कर रहा है। बात एकदम सही है, बट अगर हमने सिस्टम पे चढ़ा दिया और पैसा नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको 50,000 की चेक दे दूं,
आप उस चेक को अपने बैंक में लगा दीजिए, बैंक वालों ने सिस्टम पे चढ़ा दिया, आप तो खुश हो गए। और कल को आपका बैंकर मेरे बैंक पे आता और देखता है कि मेरा तो साइन ही मैच नहीं कर रहा चेक पे, क्या मेरा बैंकर पैसे देगा? नो। तो सिस्टम पे जब चढ़ता है तो ब्रैकेट में लिखा होता है सब्जेक्ट टू क्लियरेंस, ये चेक क्लियर होगा तब ये बैलेंस है, वरना बैलेंस नहीं है। ओके, तो बच्चों वेरी क्विकली इस हेडिंग को लिखिए, फिर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, बी क्विक। तो लेट अस टेक द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरिंग हाउस फंक्शन। रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो टेक एन एग्जांपल कि भाई ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबको नजर आ रहा है? चिल्ड्रन सबको नजर आ रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नजर नहीं आ रहा? Yes, sir. चलिए, देन चिल्ड्रन देयर इज अनदर बैंक नेम्ड एज HDFC। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो कस्टमर्स थे बच्चों, एक है X और एक है Y। HDFC के भी दो कस्टमर्स हैं, एक है A और एक है B। X ने जब SBI में अपना अकाउंट खोला तो 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। A ने अकाउंट जब HDFC में खोला, he has deposited how much? 1 लाख। Y के अकाउंट में 3 लाख रुपीस पड़ा है बच्चों, और B के अकाउंट में भी लेटस से 4 लाख रुपए पड़ा हुआ है। Now there happens some business relations among these people। X और A के बीच में भी एक बिजनेस हुआ, और Y और X और A के बीच में, Y और B के बीच में। सुनाई पड़ रहा है सबको? Yes. बिजनेस रिलेशन क्या हुआ? यहां पे मिस्टर X will pay ₹26,000 and here B will pay ₹20,000। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सबको समझ में आ गया बच्चों? चिल्ड्रन समझ में आ गया? इतना एग्जाम्पल झटपट लोग कॉपी कर लें। तो SBI में X और Y का मिला के 5 लाख रुपए पड़ा है, और HDFC में A और B का मिला के भी 5 लाख पड़ा है। कोइंसिडेंटली वैल्यू सेम हो गई, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो। और अल्टीमेटली इन सब का हिसाब किताब कौन सी बॉडी देखेगी बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सब लोग झटपट इसको लिख भी लें बच्चों। इन बिटवीन इट वुड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मॉनिटर दीज एक्टिविटीज। इतना कॉपी कर लें बच्चों सब लोग। चलिए, सो ध्यान से सुनिएगा, कहानी आगे चलती है बच्चों। X को 26,000 रुपए देने हैं, किसको बच्चों? A को। तो मिस्टर X के अकाउंट से हाउ मच मनी वुड बी डिडक्टेड? 26। एंड A के अकाउंट में हाउ मच वुड बी एडेड चिल्ड्रन? 26,000। खोपड़े में बात गई? पक्का? RBI के पास SBI का चिल्ड्रन 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, और HDFC का 80 करोड़ रुपीस पड़ा हुआ है। खोपड़े में बात गई? हाउ मच मनी RBI होल्ड्स ऑफ SBI? 100 करोड़। हाउ मच मनी RBI होल्ड्स फ्रॉम HDFC? 80 करोड़। समझ में आ गया? सिमिलरली B हैज टू पे, तो B के अकाउंट से 20,000 रुपए कट जाएगा बच्चों, और X के अकाउंट में 20,000 रुपए ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस हरकत के बाद X के अकाउंट में कितने पैसे होंगे? चलो 320, और B के अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे? 380। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? इस हरकत के बाद बच्चों X के अकाउंट में पैसे हो जाएंगे 1,74,000, और A के अकाउंट में पैसे हो जाएंगे बच्चों 126। मतलब HDFC के पास फिजिकल कस्टडी में 3,80,000 रुपए B का और 1,26,000 रुपए A का। नेट पैसा कितना होगा चिल्ड्रन? 5,06,000। और पहले कितना था? अगर 4 लाख और 1 लाख को टोटल करें तो
तो नेट चिल्ड्रन प्लस 6,000 हो गया, पक्का। जोड़ लीजिए मिस्टर एक्स के अकाउंट में 174 चिल्ड्रन और वाई के अकाउंट में 3,20,000। यहां पे एसबीआई के पास पैसा हो जाएगा 4,94,000। तो अगर हम बात करें चिल्ड्रन, तो नेट इनका बैलेंस कितना हो गया, -6,000। तो अल्टीमेटली पूरी हरकत से आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि एसबीआई की जेब से 6,000 निकलना है और एचडीएफसी की जेब में 6,000 आना है। रियलिटी में सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। व्हाट एसबीआई विल बी डूइंग, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों, व्हाट एसबीआई विल बी डूइंग, एसबीआई ने सो कॉल्ड एक्स के अकाउंट से कितने पैसे निकालने हैं, 26, और ये पैसा एसबीआई किसको दे देगा, एचडीएफसी को, और एचडीएफसी बी के अकाउंट से कितने पैसे निकालेगा और किसको दे देगा बच्चों, एसबीआई को। अब अगर मैंने आपको 100 रुपीज देने हैं और आपसे 80 लेने हैं, क्या ये बेवकूफी करेंगे, पहले मैं आपको 100 दूं फिर आप मेरे को 80 दीजिए? नो, मैं आपको 20 रुपए दे दूंगा, काम खत्म। तो एसबीआई विल डू व्हाट, ये एक्स के अकाउंट से 26,000 रुपए निकालेगा, वाई के अकाउंट में 20,000 रुपए डाल देगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्स के अकाउंट से 26,000 निकालेगा और वाई के अकाउंट में 20,000 डाल देगा। और कितने पैसे एसबीआई के पास पड़े हैं अभी, 6,000। ये पैसा एसबीआई किसको दे देगा, एचडीएफसी को। एचडीएफसी, फिर से सुन लीजिए, एसबीआई एक्स के अकाउंट से कितना पैसा निकालेगा बच्चों, 26। आउट ऑफ दैट 20 किसको मिल जाएगा, वाई को। 6,000 किसको दे देगा एसबीआई, एचडीएफसी को। एचडीएफसी बी के अकाउंट से कितना पैसा निकालेगा, 20, और 6 किससे मिला था उसको, एसबीआई से मिला था एचडीएफसी को। टोटल एचडीएफसी के पास कितने पैसे आ गए बच्चों, 26। 20 निकाले बी के अकाउंट से, 6 एसबीआई से आया, ये 26 किसको दे देगा, ए को। रियलिटी में बैंकिंग ऐसे चलती है, समझ में आ गया। अब इनके बीच का हिसाब किताब नोट करना है आरबीआई को। अब रियलिटी में एज आई कीप ऑन सेइंग चिल्ड्रन, पैसे का कोई ट्रांसफर नहीं होता। ये भी जो 6,000 मैंने आपको बताया ना एसबीआई से एचडीएफसी के पास जाएगा, रियलिटी में ऐसा भी नहीं होता। रियलिटी में एसबीआई कम्युनिकेट किसको करेगा, आरबीआई को, कि भाई आप हमारे डिपॉजिट में से 6,000 रुपए कम कर दीजिए और एचडीएफसी के डिपॉजिट में 6,000 जोड़ लीजिए। जब जरूरत पड़ेगी एचडीएफसी आरबीआई से पैसा मंगवा लेगा, अपना जो दिया था जमा करने को वापस कर दो। नहीं तो एचडीएफसी के पास भी डेली ऑपरेशंस में और भी लोगों से पैसा आता होगा, वो उसमें से निकाल के दे देगा। एचडीएफसी ने जो लोन वोन दिया उस पर इंटरेस्ट भी तो आता है, उसमें से दे देगा। जब जरूरत पड़ेगी तो ये काम होगा। तो ये जो हरकत आपको बच्चों नजर आई, वेयर मनी इज एक्सचेंज्ड, 6,000 करोड़ यहां पे माइनस हो गया और 6,000 करोड़ यहां पे प्लस हो गया, इसी को बोलते हैं चिल्ड्रन क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो रियलिटी में 1 रुपए भी मूव नहीं होता है फिजिकली, सिर्फ कंप्यूटर पे चढ़ा दिया जाता है। व्हाट इट क्लियर, जब रियल जरूरत पड़ेगी तब सो कॉल्ड हम डेटा ले लेंगे। इट्स जस्ट लाइक मैसेजिंग सर्विस। आपको लगता है कि आपने व्हाट्सएप पे हाय हेलो का मैसेज, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून किसी को भेजा तो सामने उसके मोबाइल पे टेक्स्ट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है बच्चों। अरे सर ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके व्हाट्सएप अकाउंट से व्हाट्सएप के सर्वर पे कुछ डिजिटल सिग्नल्स गए, व्हाट इट क्लियर, जिसको 1 और 0 की बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इंग्लिश टेक्स्ट में ट्रांसलेट किया गया। तो आपका कंप्यूटर सीएटी कैट नहीं पहचानता, आपका कंप्यूटर सीएटी कैट को 1 और 0 की बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमारे आपके सामने नजर आता है इंग्लिश हिंदी कुछ 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 कुछ, बट कंप्यूटर की भाषा में हिंदी इंग्लिश नहीं चलता, वहां बाइनरी लैंग्वेज चलती है। लॉजिक समझाया, जैसे करंट दौड़ता है ना, ऐसे ही हमारा आपका कम्युनिकेशन स्पीड ऑफ लाइट की तरह दौड़ता है। खोपड़े में बात गई, तो उसके बाद वो एनकोड और डिकोड होता है इन अ लैंग्वेज कॉल्ड एज इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश में भेजा, हिंदी अगर आपने इंग्लिश भेजा, व्हाट इट क्लियर। तो आपके मोबाइल से आपके जानने वाले के मोबाइल पे मैसेज नहीं गया, वो व्हाट्सएप के सर्वर पे गया, वहां पे उसका भी अकाउंट है आपका भी अकाउंट है, फिर वहां से मैसेज वहां कॉपी हुआ, तो उसको जो मैसेज नजर आता है वो अपने अकाउंट पे जो आपका मैसेज कॉपी किया है वो नजर आता है, आपके अकाउंट वाला मैसेज उसको नजर नहीं आता। तो इसकी 2 कॉपी बनाई गई,
एक आपके अकाउंट में है और दूसरी कॉपी उसके अकाउंट में है। अगर एक ही होता बच्चों ना, वो डिलीट करता तो आपके में भी डिलीट हो जाता। नहीं समझे? तो प्राइमरी कॉपी आपके पास है, प्राइमरी कॉपी आप जब डिलीट करेंगे तो वहां भी डिलीट हो जाएगा। बट मान लीजिए 4 दिन बाद आप ऐसा सोचते हैं, तो वहां क्यों नहीं डिलीट होता है? कच्ची चोट पक्की हो चुकी है। अब आपका मैसेज वहां पे पहले कच्चा था, अब पक्का हो गया। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, वॉल का प्लास्टर, सीमेंट लगाया, ब्रिक जोड़ी, फिर प्लास्टर कर दिया। अगर आपने ईटा निकाला तो प्लास्टर अपने आप उखड़ जाएगा, बट प्लास्टर निकाला तो जरूरी नहीं कि ईटा उखड़ जाए। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। समझे? तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट 365, आई रिपीट, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस यूज किया, 365 दिन बाद वहां से स्विच बंद कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, आपका एमएस ऑफिस 365 बंद हो जाता है इस्तेमाल होना। गॉट इट क्लियर? बट जब आपने कोई दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया जो परमानेंट आपके कंप्यूटर पे लोडेड है, तो कितना भी उस स्विच चलाते रहे, वो कॉपी आपकी अपनी है। तो वही चीज यहाँ पे भी बच्चों, आरबीआई के पास पैसे प्लस माइनस होते हैं। फिजिकली एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा तब जाएगा जब रियलिटी में जरूरत होगी। समझ गए? तो अगर आपकी मम्मी ने 2 किलो भिंडी सब्जी मंडी से खरीदी, सब्जी मंडी वाला क्या सोचेगा? आज बन गई पूरी भिंडी? नॉट, बट वो यही सोचेगा कि आपने खरीद ली तो खा ली। रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, आधा ही किलो भिंडी खाई हो। तो आपका फ्रिज जो है वो क्लियरिंग हाउस है। समझ में आ गया बच्चों? तो आरबीआई इस तरह से प्लस माइनस करता है। तो जैसे बच्चे बोल रहे थे हमारे सचदेवा जी कि सर वो कंप्यूटर पे चढ़ाना ही तो है, बट रियलिटी में चढ़ता है बच्चों। आरबीआई वहां से ग्रीन सिग्नल देता है, हाँ हमने एसबीआई की गुल्लक से डिब्बे से पैसा निकाल के तुम्हारे डिब्बे में डाल दिया, तुम अपने पास इसको प्लस कर लो। अंडरस्टूड और नॉट? इट जस्ट, आरबीआई जस्ट लाइक अ गारंटर। आरबीआई इज जस्ट लाइक अ गारंटर। मैंने स्टडी मेटेरियल दिया किसी बच्चे को, एब्सेंट था, उसके दोस्त को दे दिया और उससे बोला उससे ले लेना। उसने कंफर्म किया हाँ सर मिल गया, फिजिकली नहीं मिला है, बट उसके दोस्त ने बोला कि तुम सर को कंफर्म कर दो कि तुम्हारी 4 शीट्स हमारे पास है, हमको मिल गई, तो मैं ये मान लूंगा कि शीट चढ़ाया तो व्हाट्सएप पे ही आपने मैसेज, बट मेरी तरफ से माना जाएगा शीट मिल गई। और अगर बाद में आपका सब दोस्त भाग गया, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो एक बार आरबीआई ने हरी झंडी एचडीएफसी को दे दी कि भाई तुम्हारा 6,000 करोड़ मैंने ऐड कर लिया, बाद में एसबीआई भाग भी जाए तो आरबीआई अपने पास से छाप के दे, कहीं से दे, देना पड़ेगा। तो दिस इज एग्जैक्टली क्लियरिंग हाउस चल रहा है। तो बैंक टू बैंक जो ऑपरेशन है वो क्लियरिंग हाउस नहीं होता है। आरबीआई एक बैंक के सो कॉल्ड डिपॉजिट में उतना पैसा निकाल लेगा और जिसको देना उसमें ऐड कर देगा। समझ गए कि नहीं? तो लोगों के बीच का सेटलमेंट कमर्शियल बैंकिंग है। आरबीआई कैसे इनके साथ सेटल करता है, दैट इज सेटलमेंट। ओके? तो पहले तो किसी जमाने में बैंक्स दिन में 1.5 बजे के बाद एक लोकेशन पे मिला करते थे, अपने चेक्स की अदला बदली करते थे। आजकल सब कंप्यूटराइज होता है, चेक स्कैन होके चला जाता है पोर्टल से। ओके, क्विकली डू इट चिल्ड्रन। एग्जाम में जब आपको ये क्लियरिंग हाउस लिखने को आए, आप ऐसा सुंदर सा डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन अगर कर देंगे, मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया कोई टीचर आपके आधे नंबर भी नहीं काट पाएगा। एंड मेनी अ टाइम 3 to 4 मार्क्स में सिर्फ ये फंक्शन भी पूछा जाता है। और अगर सिर्फ वो काला अक्षर भैंस बराबर लिख के आएंगे, 0 मिलेगा। तो यू हैव टू एक्ट लाइक अ सेल्समैन एंड प्रमोट योर आंसर्स थ्रू दिस मार्केटिंग स्टाइल। ठीक, चलिए नेक्स्ट चला जाए आगे। लेकिन ना एवरीडे कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट बैंक इशू चेक्स एंड ड्रॉ चेक, सेटल कैसे करते हैं, तो मैंने आपको पूरा ये इसके थ्रू समझा दिया। फाइन। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये चिल्ड्रन कहने को तो आरबीआई का एक फंक्शन है, बट इस फंक्शन में इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि इसका एक अलग आंसर आता है। कैसे हम क्रेडिट को कंट्रोल करें? तो जब जरूरत पड़ेगी क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा किया जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी क्रेडिट क्रिएशन को कम किया जाएगा। तो कम करने को ही हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। तो व्हेन इकोनॉमी नीड्स मोर मनी, दुकानदार सामान बेचने के लिए दुकान खोल के बैठा है, कस्टमर आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? कस्टमर के पास पैसे नहीं है। तो अगर उसकी दुकान पे सामान नहीं बिकेगा, उसको सामान बेचने के लिए प्राइस गिराना पड़ेगा, प्राइसेस विल गो डाउन, क्योंकि गुड्स की सप्लाई एक्सेस है बट डिमांड नेग्लिजिबल है। व्हाट विल हैपन? प्राइसेस विल गो डाउन, डिफ्लेशन हो जाएगा। शॉपकीपर्स आत्महत्या कर लेंगे जाके, नदियों में भीड़ बढ़ गई। समझ में आ गई बात? तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि लोग ऐसा करें, तो व्हाट गवर्नमेंट वुड डू? गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को लोन्स देगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगी ताकि मनी सप्लाई बढ़े, लोगों के पास पैसे आए, लोग इस पैसे से वो सब चीजें खरीदेंगे जो अभी तक ड्यू टू डेफिशिएंसी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनकम दे वर अनेबल टू बाय। जब मार्केट में वो जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो जो सामान नहीं बिक रहा था इट विल स्टार्ट सेलिंग। तो अब शॉपकीपर वापस अपने नौकरों को बुला लेगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो हो गया था वो नहीं होगा। बट जब मार्केट में ढेर सारा पैसा लोगों के पास है,
लोग अनाप शनाप दाम पे सामान बेच रहे हैं बिकॉज शॉपकीपर को पता है बायर के पास पैसे की कमी नहीं है, इसको इजी लोन मिल रहा है बैंक से, तो कंट्री में इन्फ्लेशन हो गया। उसको रोकने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे बढ़ा देगी, ना आपके पास पैसा आएगा ना आप बाजार में खरीदोगे, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। गॉट इट? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दो तरह से होती है, वन इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी एंड अदर इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में ही वी टॉक अबाउट व्हाट इज नोन एज मनी सप्लाई। तो जब कंट्री में इन्फ्लेशन होगा, इन दैट केस हम क्या करेंगे, क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे, भैया मत दो लोन लोगों को। और अगर डिफ्लेशन होगा तो हम और क्रेडिट क्रिएट करेंगे। एज पर फिजिकल पॉलिसी वी विल रेगुलेट व्हाट, टैक्सेशन। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है भयंकर, दाम बढ़े जा रहे हैं, लोगों को मार्केट से हटाना है, व्हाट वील डू चिल्ड्रन, टैक्स रेट बढ़ा देंगे। सरकार पैसा चूस के ले जाएगी, पैसा आपके पास बचेगा नहीं खर्च करने को, चीजें ऑटोमेटिकली खरीदनी आप बंद करेंगे, शॉपकीपर प्राइस गिराएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा ना। डिफ्लेशन चल रहा है तो हम टैक्स रेट कम कर देंगे सो दैट योर परचेजिंग पावर इंक्रीजेज, यू हैव मोर मनी टू स्पेंड, तो जो दुकान पे सामान नहीं बिक रहा वो बिकने लग जाएगा। तो इसको तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज पब्लिक फाइनेंस में। यहाँ पे आपको बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, समझ में आ गया? तो अगले लेक्चर में वील कंटिन्यू विद दिस।